हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम विनीत सिंह है और मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर केमिस्ट्री में आप सभी का वेलकम करता हूं। और इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं आप सभी को कि इस चैनल में हम सभी बच्चों के डाउट, सभी बच्चों के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ईमानदारी के साथ, हार्ड वर्किंग के साथ आप लोगों के साथ हम बने रहेंगे। और इस चैनल को बनाने का जो मेरा मेन रीज़न है बच्चे, वो कुछ यही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस हो रहा है, और वो जो मिस हो रहा है बेटा, वो अब मिस नहीं होगा। तो खैर स्टार्ट करते हैं बेटा बिना बकैती के। चैप्टर है हमारा कौन सा? सॉलिड स्टेट। 12th क्लास का पहला चैप्टर बेटा 2 साल से सीबीएसई ने कट आउट कर रखा था, लेकिन हाँ, इस बार सर्कुलर में ये चैप्टर क्या है बेटा, इंक्लूड किया गया है कुछ टॉपिक्स के रिडक्शन के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। तो बच्चे, सॉलिड स्टेट का बेसिकली देखिए, स्टेट क्या है? एक अवस्था है। और सॉलिड तो पता ही क्या होता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस ये करने वाले, भाई देखो 11th क्लास में बच्चे आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा, और वहाँ पर क्या क्या पढ़ा आपने? वहाँ पर आपने गैस की प्रॉपर्टी पढ़ी, लिक्विड की प्रॉपर्टी पढ़ी, लेकिन एक की प्रॉपर्टी आपने मिस कर दी। वो क्या था बच्चे? सॉलिड स्टेट था। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इसमें टॉपिक्स को। तो बच्चे, जो सॉलिड स्टेट है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? ये बात आपको मालूम होना चाहिए, मैटर से। ये जो मैटर ना बेटा, केमिस्ट्री का सच बताऊं तो यही क्या है बेटा? बेस है। मैटर ना होता तो आज केमिस्ट्री ना होता। तो बेसिकली बेटा मैटर आप कौन कौन सा पढ़ोगे बताइए? सॉलिड पढ़ेंगे आप, लिक्विड पढ़ेंगे आप, गैस पढ़ेंगे, प्लाज्मा पढ़ेंगे और BEC पढ़ेंगे। ठीक है, राइट। अब आप ये देख रहे हैं आप यहाँ पे लिक्विड एंड गैस, इनको बच्चे किस नाम से बुलाया जाता है? फ्लूइड के नाम से बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है भाई फ्लूइड? दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, है ना। और ये चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, ये आपके हाल फिलहाल या आगे भी सिलेबस में नहीं है। BSc और इंजीनियरिंग लेवल की चीज़ें बेटा जब आप पढ़ोगे तब आपको ये चीज़ समझाई जाएंगी। ठीक है, बट हाँ, ये मैं थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ। जो प्लाज्मा होता है बच्चे, ये होता है आपका जो है आयोनाइज्ड गैस। आयोनाइज्ड गैस, जितनी क्वांटिटी में आयंस क्रिएट होंगे उतनी ही क्वांटिटी में बच्चे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस होते हैं, और वो बराबर क्वांटिटी में होते हैं, और एक ही जगह पे क्लाउड के फॉर्म में क्या करते हैं बेटा? मूव करते हैं। दैट इज प्लाज्मा। BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, राइट। एब्सोल्यूट जो हमारा टेम्परेचर होता है बेटा, ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। साइंटिस्टों ने काफ़ी प्रयास किया कि यार क्यों ना किसी मैटर को उस टेम्परेचर तक लेके जाएं और देखें उसके अंदर क्या बदलाव आता है। तो भाई जब BEC यानी कि जब इसको वहाँ पर लेकर गए, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर जब हम सॉलिड को लेकर जाते हैं या मैटर को लेके जाते हैं, तो साइंटिस्टों ने देखा कि यार ये तो बड़ा डिफरेंटली बिहेव करता है। ठीक है, ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बेटा, बोस हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे और आइंस्टीन ने भी उसी चीज़ पे स्टडी किया मैटर के बारे में, इसलिए दोनों ने स्टडी किया। इस वजह से इसका नाम क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट, देखो वर्ड कितना मैचिंग हो रहा है। कंडेंसेट। कंडेंस मतलब क्या होता है बताओ? किसी चीज़ को कूल कर देना। कूल करके क्या करना बेटा? उसका स्टेट चेंज कर देना। बेसिकली किस चीज़ का? गैसेस स्टेट का लिक्विड स्टेट में, दैट इज व्हाट? कंडेंस। तो कंडेंसेट यहाँ पर है। तो चलिए समझते हैं फिर से BEC क्या है कि भाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पर जब मैटर को लेकर जाया गया, उस टेम्परेचर पर लेकर जाया गया, तो साइंटिस्टों ने देखा जो कि जो मैटर है वो थोड़ा स्टिकी फॉर्म कर रहा है, मतलब स्टिकी प्रॉपर्टी उसके अंदर डेवलप हो रही है, स्पॉन्जी। भाई सॉलिड, भाई कोई भी सॉलिड है यार, कोई भी सॉलिड उठा लो, मैं बोलता हूँ ये रहा, चलो इसे ये सॉलिड है, ठीक है। अभी देखो स्टिकी है, ठोस है, लेकिन इसको अगर हम -273 डिग्री सेल्सियस के पास लेकर जाएंगे, वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएगा भाई ये तो, क्योंकि वो टेम्परेचर क्रिएट करना ही क्या है बेटा? असंभव। क्रिएट नहीं हो सकता वो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर है यार। लेकिन हाँ, जब हम इस डस्टर को उस टेम्परेचर पर लेके जाएंगे, जो सॉलिड है, जो अभी स्टिकी नहीं है, अच्छा खासा है, टक 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 हो रहा है, मज़ा आ रहा है ना, लेकिन जैसे ही ये उस टेम्परेचर के पास जाएगा बेटा, क्या होगा? ये थोड़ा सा स्टिकी, स्पॉन्जी बिहेव करेगा, यानी एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट ये क्या कर लेगा?
कैरी कर लेगा। तो वो जो स्टेट है दैट इज कॉल्ड BEC। खैर हम बात किसकी करने वाले हैं बेटा, है ना, इस पूरे भीड़ में कौन है वो व्यक्ति जिस पे हमारा ध्यान जाना चाहिए? भाई बारात में किस पे ध्यान देते हो? दूल्हे पे ना। तो बारात में इस समय दूल्हा कौन है यहाँ पे? सॉलिड है, राइट। तो चलिए सॉलिड के बारे में देखते हैं, सॉलिड होता क्या है यार। चलो बना के देखते हैं। पहले देखो कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं भाई, है ना। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की, बताओ भाई। क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं ना। और क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है बेटा? हाई होता है। यस और नो, यही होता है। और दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट मूव। दे मतलब क्या? दे मतलब क्या भाई? पार्टिकल्स जो होते हैं इनके, पार्टिकल्स कैन नॉट मूव। कौन से पार्टिकल? कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट बड़ा अच्छा वर्ड है यार ये, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। किसके? सॉलिड के। दे कैन नॉट मूव, ठीक है। बट सर ऐसा क्यों आपने बोला बट मतलब? लेकिन किंतु परंतु बंधु क्या होता है बेटा कि ये ऑसिलेट तो कर ही सकते हैं यार, है। अगल बगल में चलो ठीक है हम जा नहीं सकते, बट दूर से और भाई क्या हाल चाल, बढ़िया, ये तो हो ही सकता है, ये तो हो सकता है ना। यही करते हैं ये लोग बेटा। बट दे कैन ऑसिलेट, दे कैन ऑसिलेट। कहाँ? मार्केट में कूदेंगे क्या? नहीं ना। कहाँ पे? ऑसिलेट ऑन देयर मीन पोजीशन, ऑन देयर मीन पोजीशन, ठीक है बेटा। तो चलिए इसको बना के देख लेते हैं। बनाना क्या है आपको पता ही है यार, सर 9th क्लास से पढ़ रहे हैं सर, पक गए हैं सर, सर दर्द हो गया सर, क्या करें। नहीं बेटा एक बार और पढ़ लो प्लीज, ठीक है। तो सिंपल है बेटा। कई बार क्या होता है पता है, एक यहाँ पर आपको ज्ञान में देना चाहूँगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि टॉपिक हमें आता है, दोबारा पढ़ रहे हैं सर दर्द हो रहा है, दोबारा पढ़ रहे हैं यार अजीब लग रहा है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं बेटा ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। 21 दिन के अंदर या 21 दिन के बाद आप ये कह सकते हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं देखेंगे तो यू कैन फॉरगेट द टॉपिक, यू कैन फॉरगेट द पॉइंट्स। चाहे कितने बड़े महान आप वैज्ञानिक बन जाओ नासा के, 21 दिन बाद बेटा आप भूल सकते हो। कितना डिपेंड करता है आपके ब्रेन, आपके कैपेबिलिटी पे, ठीक है। अगर आपने 100% आज याद कर लिया है तो 21 डेज बाद आपके दिमाग में कितना बचेगा बताइए? 100 हो सकता है, 80 हो सकता है, 70 हो सकता है, 90, और कहीं के बेटा 40% भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ इसको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जिससे आपके बाद में काम आएगा। चलिए इसको मिटाते हाँ। ठीक है भाई, तो बात करते हैं। अभी एक टॉपिक है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। बड़ा अच्छा नाम है यार ये। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता क्या है बेटा? ऐसे पार्टिकल जो फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होते हैं, तो यहां लिख देंगे दोज पार्टिकल्स विच डू नॉट break down into smaller pieces। क्या क्या हो सकता है बेटा बताइए? क्या आप एटम को तोड़ सकते हो? एटम को क्या आप छोटा बना सकते हो तोड़ के? पॉसिबल है? एग्जिस्ट करेगा? हाँ नहीं करेगा। अब नहीं करेगा तो भाई लिख लेते हैं नाम एटम सर। अच्छा और क्या बेटा? आयन, हाँ आयन भी होता है। और क्या बताइए? मॉलिक्यूल भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मॉलिक्यूल सर किस केस में हो सकता है वही बता दीजिए। तो बेटा देखो, एटम का अगर मैं कॉन्सेप्ट करूं आपको बताऊं, ठीक है, एटम अगर मिलकर कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसका क्या नाम हो सकता है बताइए? क्या नाम हो सकता है? सोचो। एलिमेंट है ना,
एलिमेंट हो सकता है। कोई भी एग्जांपल ले लो यार, सोडियम है, पोटेशियम है, सिल्वर है, ये सारी चीज़ें। अगर मैं सोडियम का एलिमेंट देखूंगा तो उसमें सोडियम के एटम ही तो मिलेंगे भाई, कि आयन मिलेगा? बताओ, एटम ही तो मिलेगा भाई। तो इसलिए वहां पर सोडियम के एलिमेंट क्या है, सोडियम का जो पीस है, मान लीजिए सोडियम का मैं कोई पीस उठा के ले आया, मान लो ये सोडियम का पीस है, राइट, इतना बड़ा सोडियम का पीस में उठा के ले आया, तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है जो इसको बना रहा है? बताओ, सोडियम के एटम होंगे ना। फिर अच्छा, आयन की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो आयन से क्या क्या बन रहा है, सोच के देखो। NaCl किस चीज़ का बन रहा है बताओ? ये जो NaCl का सॉलिड है ये किस चीज़ का बन रहा है? आयन का ही तो बन रहा है। मॉलिक्यूल से बताओ कौन सा सॉलिड बन सकते हैं? मॉलिक्यूल से कौन सा सॉलिड बन सकते हैं? वाटर यार, उठा लो मार्केट से वाटर। बर्फ बनता है, बर्फ, आइस किस चीज़ का बताओ? H2O का है। H2O क्या है बताओ? एटम है? क्या है? मॉलिक्यूल है ना बेटा। तो बस यही मैं कहना चाह रहा था, और आपको शायद समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है यार। देखो आसान भाषा में इसको हम कैसे कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। देखो नाम खुद कह रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल है वो हम क्या कहेंगे बेटा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है एक प्रकार से ऐसे पार्टिकल्स जो किसी सॉलिड को क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल समझ में आता है। साइंटिफिकली यू कैन कॉल इट विच डू नॉट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेज। ओके, चलो बढ़ाते हैं। तो अब आप लोगों को तो पता ही है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, अब तो बताने की जरूरत है नहीं। अब उठाते हैं इसमें बेसिकली जो सॉलिड स्टेट है, कोई भी चीज़ यार, देखो दुनिया में ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, या आप अगर इसको थोड़ा और 3D व्यू में अगर सोचें तो क्या होता है बेटा, बताइए कि जितने भी पार्टिकल्स हैं दुनिया में, मान लीजिए छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, अगर वो एकदम क्लोजली पैक हो गए तो आपने क्या बुलाया बेटा उनको? क्या बुलाया? सॉलिड। थोड़ा दूरी पे पैक हो गए तो लिक्विड। कोई मतलब ही नहीं एक दूसरे से, तो क्या बुलाया? गैस। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि सॉलिड जो है, कहीं ना कहीं जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो गया, अगर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो गया तो क्या है बेटा? सॉलिड है। कम हो गया तो लिक्विड है ही नहीं तो गैस है। ओवरऑल खेल किसका चल रहा है बताओ? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का। कोई गैस भी सॉलिड हो सकती है भाई, कोई गैस भी सॉलिड हो सकती है, लेकिन वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, राइट। तो चलिए देखते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स यहां लिखेंगे द फोर्स विच टेंड्स टू कीप constituents particle, the force which tends to keep constituent particles together। बोलो समझ में आता है ना? इजी ना, सिंपल है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं पार्टिकल्स एकदम पास पास आ चुके हैं, अब मेरे को इनको ना दूर भगाना है। क्या करोगे बताओ? ट्रैक्टर मंगाओगे खींचने के लिए? नहीं तो क्या करोगे? हीट देंगे ना। हाँ सही कहा आपने, हीट देंगे। तो हीट देने से क्या होगा? इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाएगी बेटा? इंक्रीज। तो जो सॉलिड्स की जो पार्टिकल हैं, छोटे छोटे जो एटम्स हैं, वो दूर होना शुरू हो जाएंगे। इज इट? इसका मतलब कहीं ना कहीं यार हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है उसके एंटी में कोई एक फोर्स काम करता है जिसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। तो क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थर्मल एनर्जी का दोस्त है? नहीं, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा? एंटी, उलट, ठीक है, अपोजिट। तो चलिए करते हैं थर्मल एनर्जी का भी बातचीत। थर्मल एनर्जी, तो भाई थर्मल एनर्जी क्या चीज हो सकती है देख लेते हैं। ये क्या करेगा बताओ? द एनर्जी लिखेंगे, द एनर्जी विच tends to keep
constituent which tends to keep constituent particle apart. By making them move faster. बोलिए, क्या ये संभव है? बिल्कुल सर, ये संभव है। एग्जैक्टली, हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो क्या हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? क्या एक दूसरे के एंटी हैं ये बेटा? बिल्कुल एंटी हैं। तो यहाँ पर हम एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं। वो क्या बताइए? कि जो IMF है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चे थर्मल एनर्जी के। इज इट? बिल्कुल यही है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो अगले टॉपिक की बात करते हैं। कुछ बातें यहाँ देख लो बेटा जो आपके काम आ सकता है, कभी कभी हो जाता है ना। अच्छा हाँ, एक खास बात बच्चे, यार मैं नोट्स वगैरह बहुत कराता हूँ, ठीक है। और नोट्स मैं इसलिए कराता हूँ कि कहीं ना कहीं क्या हो, आपके वो दिमाग में बना रहे कुछ खास पॉइंट्स, ठीक है। तो क्या क्या है वो मुख्य बिंदु, ठीक है। चलिए नोट्स में देखते हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेटा ग्रेटर है, बताइए किससे? थर्मल एनर्जी से। तो बताइए ये क्या हो सकता है? सॉलिड। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर इक्वल है तो क्या बनेगा बताइए? लिक्विड बनेगा ना। ऑब्वियस है ना, कोई टफ तो है नहीं यार। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स छोटा पड़ गया तो थर्मल एनर्जी से, तो क्या होगा बताइए? गैस। गेट इट? सिंपल। तो चलिए देखते हैं आगे। ये तो होगी बातचीत यार, अभी तो हमने सॉलिड की तारीफ भी नहीं की भाई। चलो अब तारीफ करते हैं सॉलिड की, ठीक है। तो सॉलिड की तारीफ में क्या क्या आएगा देख लेते हैं। तो यहां हम लिख देते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज, या कह दीजिए तारीफ ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है, क्या क्या आप कैसे इसको जो है क्या क्या हो सकता है इसमें, तो बताएं आप, सोचें जरा। पहला क्या हो सकता है? फिक्स्ड मास एंड वॉल्यूम, इज इट? दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है बेटा सॉलिड में? हाई। तीसरा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, बेटा बात पे गौर करना, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज टू शॉर्ट। अगला पॉइंट, और ये क्या होते हैं बेटा? इनकंप्रेसिबल एंड रिजिड। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो सर, बेटा मैं बात तो सही कहता ही हूं। और क्या होता है बेटा? थर्मल एनर्जी इज वेरी लो। एग्जैक्टली, थर्मल एनर्जी इज वेरी लो, कहीं ना कहीं तो है। और जनरली इनका डेंसिटी क्या होता है? 99.9%। जनरली डेंसिटी इज हाई। जनरली डेंसिटी इज हाई। सिंपल है, इतने जो है बहुत है बेटा, इसमें इतनी प्रॉपर्टीज जो है आपके लेवल पे बहुत है। और इससे ज़्यादा और क्या निकालोगे यार, ठीक है। तो चलिए ये तो बात होगी प्रॉपर्टी की। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, यानी कि जो सॉलिड होता है उसको हम कितने कितने भागों में बांट सकते हैं। तो भाई देखो, कोई भी दुनिया में सॉलिड है, ठीक है, जितनी भी सॉलिड की स्टडी आज तक हुई है, उन सभी सॉलिड की स्टडी करने के बाद दो ही टाइप का इंटरनल स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ
अब आप कहेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है बेटा। किसी भी चीज़ को अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, केमिस्ट्री है ना। अब फिजिकल अपीयरेंस पे तो नहीं करेंगे, लाल है वो काला है, नीला है वो पीला है, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते। तो कैसे करेंगे बताइए। हम ये कह रहे हैं कि किसी भी सॉलिड को कैसे बांटा, साइंटिस्टों ने क्या दिमाग लगाया सॉलिड के डिवीजन में, उसको समझो। तो किसी भी सॉलिड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, अब इंटरनल में क्या कि एटम किस तरीके से जुड़े हैं किसी सॉलिड के अंदर, वो देखने के बाद साइंटिस्टों ने ये पाया कि देयर आर 2 टाइप ऑफ डिवीजन दैट कैन बी पॉसिबल। ठीक, तो यहां हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, और इसमें हम लिखेंगे क्या, ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो वो कौन से 2 हिस्से हैं बेटा जिसमें से डिवाइड किया गया है। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, और दूसरा कौन सा बच्चे, एमॉर्फस सॉलिड। ठीक, 2 प्रकार के सॉलिड पाए गए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में। और ये भी पाया गया कि लमसम ये जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये मार्केट में तकरीबन 99% मौजूद है, और ये मौजूद है 1%। ये ज़्यादातर सॉलिड कौन से फॉर्म में होते हैं बेटा, 99% किस में होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में होते हैं तकरीबन। जब 99% यार सॉलिड क्रिस्टलाइन है तो एमॉर्फस पे इतना ध्यान नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक है, क्योंकि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, उस पर स्टडी करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है बेटा, और इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में बताना चाहूँगा बच्चे, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये 4 टाइप के आगे चल के डिवाइडेड है। कितने टाइप के, 4 टाइप के। कौन कौन से देख लेते। पहला जो टाइप है बच्चे वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। और जो दूसरा सॉलिड है वो कौन सा है, आयोनिक और मेटालिक और नेटवर्क सॉलिड। ओके, तो ये हो गया बेटा आपका डिवीजन क्रिस्टलाइन सॉलिड का। 4 टाइप के सॉलिड हैं जो आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्या क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंसेस, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन crystalline solid and amorphous solid।